मिर्ची का खेल। बच्चों, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। अगर विश्वास है तो भगवान है, भगवान है तो शैतान भी है। मगर विष्णु भगवान और शैतान जैसी बातों को पिछड़ी सोच का बताता था। यही उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। विष्णु एक सड़क पर चलता हुआ आ रहा था। तभी उसकी नजर सामने चौराहे पर रखे नींबू मिर्ची पर जाती है, जिस पर सिंदूर पड़ा हुआ था। उसमें एक काले रंग की गुड़िया भी लगी हुई थी। साथ में एक कील उसमें गड़ी हुई थी, बिल्डअप की हुई। इंसान चांद से मंगल पर पहुंच गया, लेकिन छोटी और दकियानूसी सोच वाले लोगों को जादू टोने से फुर्सत नहीं। कभी नारियल, कभी पूरी खीर, कभी जलता दिया, और ये देखो नींबू मिर्च सिंदूर। इसकी तो ऐसी की तैसी बोलते ही वो नींबू मिर्ची पर जोर की लात मारता है। नींबू मिर्ची और गुड़िया कहीं दूर जाकर गिरते हैं। एक बार मुझे ऐसा करता मिल गया ना कोई, तो बहुत मारूंगा उसे। यहाँ वो नींबू मिर्ची जिस पे विष्णु ने लात मारी थी, उसमें से एक काला धुआं निकलता है, जो एक इंसान की आकृति सा बन जाता है। विष्णु चलते चलते रुकता है। उसके पीछे से वो साया तेजी से गुजर जाता है। विष्णु पीछे पलटता है। वहाँ से कोई नहीं मिलता उसे। वो साया उसके ऊपर खड़ा होता है। किसी बात पर विश्वास ना करना आपका अधिकार है, मगर लोगों के विश्वास का मजाक उड़ाकर ऐसी हरकत करना मौत को दावत देने जैसा होता है। लोग इस तरह के जादू टोने अक्सर अपनी मुसीबत दूसरों पर डालने के लिए करते हैं। जो भी पहला व्यक्ति इन टोटकों से टकराता है, वो मुसीबत जादू टोना करने वाले को छोड़कर उसके साथ चली जाती है। नींबू मिर्ची से टकराने वाला विष्णु पहला व्यक्ति था। मुझे छोड़ दो मुझे, कोई बचाओ, मुझे बचाओ। रात का समय था। विष्णु बेड पर लेटा हुआ था अपने घर में। उसके सीने पर अचानक एक सुंदर सी खुले बालों वाली लड़की उसका गला घोंट रही थी। उसने बुरी तरह से विष्णु का गला दबाया हुआ था। विष्णु के पैर फड़फड़ा रहे थे। तभी वो लड़की साइड लैंप उठाती है और उसके स्टैंड से विष्णु के सर पर जोर से मारती है। विष्णु चीखता है। विष्णु चीखता हुआ नींद से जागता है। ये कैसा सपना था? जाने कौन थी वो लड़की? हड़बड़ाता हुआ विष्णु इधर उधर देखता है, अपनी गर्दन को चेक करता है। वहाँ सब नॉर्मल है। विष्णु जग में पानी का ग्लास डालता है। वहाँ विंडो के बाहर एक साया खड़ा हुआ विष्णु को दिखाई देता है। आखिर ये कौन लड़की थी जो मेरा गला घोट रही थी? बिजली कड़कती है। विष्णु सोचता है, मैं ख्वाब में मर गया। कौन थी जो मुझे ख्वाब में मारना चाहती थी? विष्णु पानी का ग्लास मेज पर रखता है और जैसे ही सोने की तैयारी करता है, तभी उसके घर की बेल बजती है। अब इतनी रात में कौन आ गया? विष्णु घर के दरवाजे की ओर देखता है। उसके बाद वो घड़ी की ओर देखता है। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। अब इतनी रात में कौन होगा गेट पर? विष्णु दरवाजे की मैजिक आई से बाहर झांकता है। बाहर एक लंबे बालों वाली लड़की भींगी हुई खड़ी हुई थी, जो ठंड की वजह से खुद में ही सिमटी जा रही थी। अपने कंधों को रब कर रही थी। लड़की का चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। विष्णु दरवाजा खोलता है। जी कहिए। बाहर खड़ी हुई लड़की अचानक पलटती है और अपने बालों को हटाती हुई बोलती है, ओह हाय, मेरा नाम संजू है। इस लड़की की शक्ल देखते ही विष्णु डर जाता है। इसकी शक्ल बिल्कुल ख्वाबों वाली लड़की जैसी थी। तुम तो अभी जी आप मुझे जानते हैं? हाँ, जी नहीं, आपकी शक्ल किसी से बहुत मिलती है। एक पल के लिए मैं धोखा सा खा गया था। बाय द वे, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मैं इस शहर में नई हूँ। बारिश में मेरी स्कूटी खराब हो गई है। क्या मैं बारिश रुकने तक आपके यहाँ रह सकती हूँ? ऐसा सुनते ही विष्णु सोच में पड़ जाता है। एक अनजान लड़की को घर में लाना सही नहीं है विष्णु, मना कर दे। विष्णु के घर जादू टोने वाली मुसीबत उसके घर उसकी इजाजत से ही प्रवेश कर सकती थी। विष्णु की विचार शक्ति ने उस मुसीबत से बचने की ठान ली थी, मगर विष्णु ऐसा नहीं कर सका। उसने अपने ही विचार को हराकर मौत को अपने घर में पनाह दे दी थी। आप यही सोच रहे हैं ना कि एक अनजान लड़की को घर में कैसे आने दूं?
कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए, मैं यही खड़ी हूँ। बारिश रुकते ही चली जाऊंगी। थैंक यू। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप अंदर आइए, लेकिन एक शर्त है। ऐसा कहते हुए विष्णु दरवाजा खोलता है और संजू को अंदर आने के लिए कहता है। संजू घर में पैर रखती है। शर्त? जी, आपको मेरी एक कहानी ध्यान से सुननी होगी। मंजूर है। आइए आइए, अंदर आइए। संजू हॉल में आती है और इधर उधर देखती है। विष्णु वहीं पास में ही एक दीवार पर टंगी हुई टॉवल संजू को देता है। ये लीजिए तौलिया, पोंछ लीजिए। कौन सी कहानी सुनाना चाहते हैं आप? देखिए, आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। आपके आने से कुछ देर पहले मैंने एक भयानक सपना देखा था, जिसमें आप मेरा गला घोंटकर मुझे मार रही थी। इसीलिए आपको देखकर मैं चौंक गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? शायद नींद के असर में आपको ऐसा लग रहा होगा, मगर हाँ, आपका सपना जरूर बताता है कि आपने हाल फिलहाल में जरूर कोई गलत काम किया है। नहीं नहीं संजू जी, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। तभी विष्णु को नींबू मिर्ची को लात मारने की बात याद आती है। हाँ, वो एक चौराहे पर रखी नींबू मिर्ची को लात जरूर मारी थी, लेकिन उस बेकार की बात से मेरे सपने का क्या लेना देना? उसी का लेना देना है विष्णु। मैं उस जादू टोने का श्राप हूँ। मुझे लात नहीं मारनी चाहिए थी तुम्हें। तुम मरोगे तो जादू टोने करने वाले की मुसीबत टल जाएगी। संजू को चुड़ैल में बदलता देख विष्णु की आंखें बड़ी हो जाती हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विष्णु भागने लगता है। विष्णु भागते भागते दरवाजे के पास पहुंचता है। तभी चुड़ैल का हाथ पीछे से उसके सीने में घुसता है और उसका दिल निकाल देता है। विष्णु पलटता है। चुड़ैल उसकी गर्दन पर दांत गड़ा देती है। तो देखा बच्चों, कभी कभी हमारा आत्मविश्वास भी हमारी मृत्यु का कारण बन जाता है। इसलिए संभल कर चौराहे को पार कीजिए। जाने किस मोड़ पर एक जादू टोने का टोटका आपका इंतजार कर रहा हो। जय, बाइक रोको। क्या हुआ? रोको। अरे अब बताओ भी। तुम रोको तो सही। तुम्हें पता है, यहाँ पास में एक बेर का पेड़ है, जिसके बेर बहुत ज्यादा मीठे हैं। क्यों ना कुछ बेर तोड़कर हम भी ले चले? अरे इतनी रात को कौन बेर तोड़ता है मेरी माँ? कहीं जंगली जानवर आ गए तो? हम कल सुबह आ जाएंगे। कल नहीं, हम आज और अभी बेर तोड़ेंगे। ओके बाबा, लेट्स गो। बेर तो वाकई में बहुत मीठे हैं। क्या हुआ? कांटा चुभ गया। दिखाओ मुझे। रीबा, क्या हुआ तुम्हें? रीबा, रीबा क्या हुआ? क्या हुआ? बचाओ! बचाओ! भूत! भूत! बचाओ! बचाओ! बचाओ!
हेलो मंटू मैकेनिक, मेरी कार बैंक मैनेजर श्याम जी के बंगलों के सामने बंद पड़ गई है। हाँ ठीक है, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। अरे डॉक्टर किशोर, मेरे भाई, आओ अंदर आओ। हाँ तो बताओ, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए डॉक्टर साहब? अरे कुछ नहीं श्याम, वो मैं अपने घर जा रहा था, पर आपके घर के सामने मेरी कार बंद पड़ गई, तो बस इसीलिए आ गया। मतलब कार बंद नहीं होती तो तुम अपने दोस्त के घर कभी नहीं आते? ऐसी बात नहीं है यार। क्या बात है? तू थोड़ा परेशान लग रहा है, क्या हुआ तुझे? नमस्ते डॉक्टर किशोर। क्या अंजलि भाभी, आप भी? डॉक्टर मैं दूसरों के लिए हूँ, अपनों के लिए तो मैं सिर्फ और सिर्फ किशोर हूँ। सो प्लीज आप लोग मुझे किशोर ही बोला कीजिए। अरे भाई, अब हम डॉक्टर को डॉक्टर नहीं बोलेंगे तो क्या कंपाउंडर बोलेंगे? क्यों अंजलि? बिल्कुल सही कहा आपने। ओके बाबा ओके, आप लोग जीते मैं हारा, आप लोगों को जो बोलना है बोलिए। ये हुई ना बात। वैसे किशोर, मैं और अंजलि तुझसे बहुत नाराज हैं। क्यों? क्यों क्या? तू हमसे मिलने कभी आता ही नहीं है, बस फोन पर कहता रहता है आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, बस यही बात। अब क्या बताऊं यार, जब से सीनियर डॉक्टर बना हूँ मुझे किसी से मिलने तो छोड़ो, खाने पीने तक का भी टाइम नहीं मिलता है। ऊपर से ऑपरेशन के केसेस इतने आते हैं कि पूछो ही मत। पापा, मम्मी, रीबा बेटी, इनसे मिलो, ये किशोर अंकल हैं। नमस्ते किशोर अंकल। नमस्ते। रीबा बेटा, तुम तो कल आने वाली थी, तो आज अचानक कैसे? मम्मी, वो क्या है ना कि मैं आप लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए छोटा सा झूठ बोला कि कल आऊंगी, जबकि मैं आज ही आने वाली थी। मम्मी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए कुछ बना दो ना। कोई नहीं, अभी बना देती हूँ। श्याम, ये लड़की कौन है? तुम्हारी बेटी को तो बचपन में ही तुम और अंजलि ने मिलकर मार दिया था ना? नहीं यार, हमारी हिम्मत नहीं हुई एक छोटी सी बच्ची को मारने की। श्याम, तुम लोगों ने इसे ना मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन यार, किसी को मारना भी तो गलत है। हाँ, पर शैतान को मारना गलत नहीं होता है। यार, रीबा मेरी और अंजलि की बेटी है, हमारा खून है, और माँ बाप अपनी ही बेटी को कैसे मार सकते हैं? ये मत भूलो, वो किसी की बेटी होने से पहले एक शैतान बिल्ली है। भूल गए? इसके पैदा होने पर तुम्हारे घर के आसपास दिन रात बिल्लियां ही मंडराती थी, रोती थी। तब मैंने ही बताया था कि ये बिल्लियों की 9 जिंदगियां होती हैं, लेकिन अगर कोई भी बिल्ली अपने पहले की 8 जिंदगी पूरी तरह से जी लेती है और इस दौरान वो किसी बीमारी या एक्सीडेंट से नहीं मरती है, तो उसे अपनी आखिरी यानी एक 9वीं जिंदगी एक इंसान के तौर पर गुजारनी पड़ती है। और अगर उसके मुंह पर इंसानी खून लग जाता है तो वो भूत बिल्ली बनकर लोगों का शिकार करती है। और इत्तेफाक से तुम्हारी बेटी भी एक ऐसी ही बिल्ली है और उसके मुंह पर खून लग चुका है। मतलब तूने कल पूछा था ना कि परेशान क्यों है, तो सुन, ये है तेरी बेटी का सच। जब इतने अंधेरे में तूने उसका चेहरा ही नहीं देखा तो इतना यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि वो रीबा ही थी? चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसके पहने हुए कपड़े देखे हैं मैंने, और वो उसी तरह के कपड़े पहने थे जैसे रीबा ने पहने हुए हैं। मैं नहीं मानता तुम्हारी बात, मेरी बेटी किसी को नहीं मार सकती। देख यार, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को, लेकिन जो सच है वो सच है। हो सके तो उसे छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। किसे छोड़कर दूर जाने की बात कर रहे हैं किशोर अंकल? किसी से भी तो नहीं बेटी। ये लीजिए, आप लोगों की अदरक वाली गर्मा गर्म चाय और नाश्ता।
अब मैं चलती हूँ किचन में मम्मी का हाथ बटाने। यार, तुम्हारी बेटी ने अगर हमारी बात सुन ली होगी तो अनर्थ हो जाएगा। टेंशन मत ले, उसने नहीं सुना होगा। तू चाय पी। माफ करना यार, मुझे अब जाना होगा। बचाओ, बचाओ! घबराओ मत अंजलि, मैं आ गया हूँ। रीबा बेटी, वो तुम्हारी माँ है और मैं तुम्हारा पापा। बेटी, अपनी माँ को छोड़ दे, जाने दे उसे। श्याम, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। उसके मुंह में इंसानी खून का स्वाद लग चुका है। उसे अब सिर्फ खून चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी हो। अंजलि! मेरी बेटी ने अपनी ही माँ को मार दिया। श्याम, संभालो अपने आप को, ये रोने का समय नहीं है। अगर आज तुम कमजोर पड़ गए तो ये भूत बिल्ली सारे इंसानों को मार डालेंगी। इसलिए प्लीज मुझे बताओ, वो मंत्र वाला हथियार जिसे मैंने तुम्हें इसे मारने के लिए दिया था, वो कहाँ है? वो हॉल में आज भी दीवार पर टंगा हुआ है। एक रात की बात है। आशा नाम की एक औरत कहीं से लौट रही थी। वो एक सुनसान मेट्रो स्टेशन में आई। ये मेट्रो स्टेशन इतना सुनसान क्यों है आज? बाप रे, बाप रे, इतनी गंदगी, ऊपर से अंधेरा अलग। पहली बार इस मेट्रो स्टेशन में आई हूँ, अगली बार नहीं आऊंगी। तभी आशा को कराहने की आवाज आती है। आशा वहीं रुक जाती है। ये क्या था? कौन है यहाँ? आशा पीछे देखती है तो उसके पास से एक परछाई गुजरती है। आशा डर जाती है। आशा की सांस फूलने लगती है। सांस फूलने की वजह से वो जोर से चिल्ला भी नहीं पाती है। बचाओ, बचाओ! आशा दिल की मरीज थी। थोड़ा सा भागकर वो रुक गई और उसकी सांसें फूल गई। तभी आशा के ऊपर 2-4 खून की बूंदें गिरती हैं। आशा ऊपर देखती है। 15-16 साल की एक लड़की ऊपर चल रही थी और उसका खून आशा के ऊपर टपक रहा था। डर के मारे आशा को दिल का दौरा पड़ गया और वही तड़पते तड़पते वो मर गई। अगले दिन पुलिस आशा की मौत को हार्ट अटैक समझकर केस क्लोज कर देती है। उसी दिन रात के लगभग 8 बजे एक बच्चा मेट्रो स्टेशन के पास बॉल से खेल रहा था। उसका बॉल मेट्रो स्टेशन के भीतर चला जाता है और बॉल ढूंढने वो भी अंदर चले जाता है। कहाँ गई बॉल? यही तो आई थी। तभी उसे बॉल पटकने की आवाज आती है। उस बॉल के साथ वही लड़की खेल रही थी, सर बालों से ढका हुआ और कपड़े गंदे। वो मेरा बॉल है, मुझे दे दो। तुम मेरे साथ खेलोगे? ठीक है। भूतनी बॉल दूर फेंक देती है। अरे इतना दूर नहीं फेंकना था, मैं यहाँ खड़ा हूँ ना। बच्चा बॉल लाने पीछे जाता है। बॉल उठा के जैसे ही पीछे मुड़ता है, वो भूतनी बच्चे के सामने खड़ी हो जाती है और बाल हटा के उसके सामने हंसते हुए कहती है, अब तो मेरे साथ यही खेलता रहेगा। बच्चा उसकी डरावनी शक्ल और हंसी देख के डर जाता है और चिल्लाते हुए मेट्रो स्टेशन के बाहर भागने लगता है। वो भूतनी वापस ऊपर सीलिंग पर चलने लगती है। अब तू मेरा दोस्त है, तू यहीं रहेगा। हम एक साथ बहुत खेलेंगे।
बच्चा रोते हुए भागता है। तभी बच्चे की माँ उसके सामने आ जाती है। तू मेट्रो स्टेशन के अंदर क्या कर रहा है? मैं तुझे बाहर ढूंढ रही थी। मम्मी मम्मी वो मुझे मार देगी, मेरा पीछा कर रही है। कोई नहीं है तेरे पीछे। तू रोना बंद कर और घर चल। हर दिन तेरी नौटंकी बढ़ती ही जा रही है। जैसे ही बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़ता है, भूतनी दोनों को वापस अंदर खींच लेती है। उन दोनों को बेरहमी से मार देती है। कहती है जो कोई भी रात के समय इस मेट्रो स्टेशन में कदम रखता है उसकी मौत निश्चित है। धीरे धीरे ये बात फैल जाती है और अब कोई भी उस मेट्रो स्टेशन के पास से भी नहीं गुजरता। कभी कभी आधी रात में उसी लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है और कभी रोते हुए मुझे बचाओ की भी आवाजें आती हैं। इस मेट्रो स्टेशन के बारे में अब पूरे शहर में बातें होने लगी हैं। मधु को जब इस मेट्रो स्टेशन का पता चला तो उसने अपने फ्रेंड को कॉल लगाया। तुझे भूत देखने थे ना? चल तुझे आज रियल का भूत दिखाती हूँ। मुझे भूतों पर रिसर्च करते हुए 2 साल हो गए, पर आज तक एक भी भूत नहीं दिखा। इस बार जरूर दिखेगा। मधु और अनिकेत को भूतों में बहुत दिलचस्पी थी। उन दोनों ने इस विषय में पढ़ाई भी की थी। उनकी यही दिलचस्पी उन्हें मेट्रो स्टेशन तक खींच लाई। वो दोनों वहां पहुंच गए। यही भूतिया मेट्रो स्टेशन है क्या? हाँ, लोगों का तो यही कहना है। पर मुझे किसी भी तरह से ये मेट्रो स्टेशन भूतिया नहीं लगता। ये तो नॉर्मल मेट्रो स्टेशन की तरह है। इतने भीड़ भाड़ वाले मुंबई में थोड़ी ना कोई भूत रहता होगा भला। अरे यहाँ इंसानों के लिए रहने के लिए जगह नहीं है। अरे गधे, पहले मेट्रो स्टेशन के नीचे तो चल। भूत होगा भी तो नीचे ही होगा। और क्या पता अंदर जाते ही कोई भूत या भूतनी मिल जाए। अच्छा जी, चलो ठीक है। ये देख, मैं एनर्जी मशीन भी लाई हूँ। जैसे ही कोई एनर्जी हमारे आसपास होगी, ये ग्रीन लाइट रेड हो जाएगी। ठीक है, अब तू बोल रही है तो जाके देख लेते हैं, वरना मुझे इस बात पे यकीन नहीं है। इतने सालों में तो भूत कोई दिखा नहीं, अब क्या मिलेगा? और मिल भी गया तो क्या करेंगे? मैंने गंगा जल भी ले लिया है। अगर वो भूत स्ट्रांग होगी तो गंगा जल हमें सेफ रखेगा। चल चल अंदर चल। गंगा जल, वाह, जैसे आज सच में भूतनी मिलने वाली है और तू उसे मार ही देगी। दोनों मेट्रो स्टेशन के अंदर जाते हैं। उनकी मशीन अभी भी ग्रीन ही थी। देखा, भूत ऐसा कुछ नहीं है इस मेट्रो स्टेशन में। बस लोगों ने फालतू का ढिंढोरा पीट कर रखा है। भूतिया मेट्रो स्टेशन। हाँ यार, इस मशीन की लाइट रेड नहीं हुई और यहाँ कुछ भी अजीब नहीं हो रहा है। वही तो, चल अब वापस चलते हैं। बेफिजूल इतना टाइम वेस्ट कर दिया। वो दोनों मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने ही वाले थे कि उनकी मशीन की लाइट अचानक से रेड हो गई। ये क्या हो रहा है? लगता है कोई भूत या शक्ति है यहाँ। देख, ये कितनी जोर जोर से ब्लिंक हो रहा है। मतलब यहाँ सच में भूत है? हाँ। दोनों रुक गए। तभी पायल की आवाज आने लगी और दोनों आवाज का पीछा करने लगे। वो देखते हैं कि एक कोने में एक लड़की अपना सर झुका के रो रही थी। दोनों उस लड़की के पास जाते हैं। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? कौन हो तुम? अरे यहाँ से निकलो, तुम्हारी जान को खतरा है। अनिकेत, वही भूत है, भाग! वो भूतनी अनिकेत की गर्दन पकड़ के उठा लेती है और जोर जोर से हंसने लगती है। मधु अनिकेत को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वो भूतनी मधु को भी धक्का दे देती है। अनिकेत का मुंह लाल हो जाता है। धीरे धीरे अनिकेत की आंखें बंद होने लगी हैं। तभी मधु जल्दी से गंगा जल निकालती है और भूतनी के ऊपर छिड़कती है। गंगा जल से भूतनी जलने लगती है और अनिकेत को छोड़ देती है।
हाँ हाँ। हम तो तेरी मदद करने आए थे और तू मेरे ही दोस्त को मारने वाली थी। अभी तुझ पे गंगा जल डाल के तुझे जला दूंगी। आज तेरी खैर नहीं। नहीं नहीं, ऐसा मत करना प्लीज। तुम भूत कैसे बनी? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मेरा नाम ज़ारा है। 5 साल पहले मैं कॉलेज से घर जा रही थी और इसी मेट्रो स्टेशन में 5 लोग बैठकर दारू पी रहे थे। मुझे देखते ही मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे और उसी में मेरा सर दीवार पे जा टकराया। बहुत खून निकल रहा था। वो लोग डर के मुझे वहीं छोड़कर भाग गए और मैं मर गई। तब से यही भूत बनकर कैद हूँ। ज़ारा की कहानी सुनकर अनिकेत और मधु की आंखों में आंसू आ गए थे। दोनों ज़ारा से नजर तक नहीं मिला पा रहे थे। अचानक से भूतनी उनके पीछे आ जाती है और उन दोनों की गर्दन पकड़ लेती है। दोनों छटपटा रहे हैं। थोड़ी बातें क्या कह दी, तुम दोनों तो रो पड़े। बड़े बेवकूफ हो। भूतनी ने सामने की दीवार पे दोनों का सर पटक पटक के उनकी जान ले ली। इस मेट्रो स्टेशन में आने वाला मरेगा, जरूर मरेगा। सुनसान सड़क पर राजेश और सुजीत गाड़ी ड्राइव करते हुए जा रहे थे। दोनों नशे में धुत थे। उनको ये तक होश नहीं था कि वो जा कहां रहे हैं। यार आज की पार्टी में मजा ही आ गया। फुल ऑन एंजॉय, है ना? हाँ, फुल ऑन एंजॉय। यार शराब कबाब तो दोनों थे, बस एक ही चीज की कमी थी। कबाब और शराब के साथ शबनम भी होती तो मजा आ जाता यार, क्यों? हाँ। यार बस उसी की कमी थी, सही कहा। गाड़ी चलाते चलाते उनको सामने एक औरत दिखाई दी। उसे देख राजेश ने गाड़ी रोक दी। वो औरत लाल रंग के जोड़े में थी। उसने अपना चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। वेल एक्सक्यूज मी, कहाँ जाना है आपको? अरे कहो तो कहीं छोड़ दूं मैं, क्यों? उस औरत ने सामने रास्ते की तरफ हाथ करते हुए दिखाया। राजेश ने उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहा। वो औरत गाड़ी के पिछले सीट में बैठ गई। वैसे मैडम, आप इतने सुनसान रास्ते में अकेली क्या कर रही थी? अरे आप जैसी खूबसूरत औरत को ऐसे अकेले घूमना शोभा थोड़ी देता है, क्यों? ऐसा कहकर राजेश और सुजीत ने गाड़ी के सामने वाले शीशे में उस औरत को देखा। उसे देखते ही राजेश ने जोर से ब्रेक लगाया। उस औरत का चेहरा घूंघट के अंदर बिल्कुल काला दिख रहा था और खून से सना हुआ। उसके हाथ भी काले और खून से सने हुए थे। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? मंजिल तक नहीं जाना क्या? नेहा और मिहिर मुंबई में रहते थे। मिहिर जॉब के लिए राजस्थान से मुंबई आया था। एक कंपनी में जॉब लगने के बाद मिहिर बहुत खुश था। गांव में उसके माँ बाप रहते थे। मिहिर साल में 3-4 बार गांव आता जाता और अपने माँ बाप के साथ रहता। मिहिर की माँ हमेशा उससे शादी के लिए पूछती रहती। बेटा, कब तक तू ऐसे ही अकेला रहेगा? अब तो मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। मैंने लड़की देखना शुरू कर दिया है। अरे माँ, क्या तुम भी रोज एक ही बात पे अटक जाती हो? अरे कर लूंगा ना शादी, पहले कोई अच्छी लड़की तो मिल जाए, फिर देख लेंगे। वही तो मैंने अपने पास के गांव की कुछ लड़कियां पसंद की है। जब तुम गांव आओगे तब दिखाऊंगी। अरे जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो माँ। बस अब मुझे जॉब के लिए देर हो रही है, मैं निकल रहा हूँ, ठीक है? चलो चलो, फोन रखता हूँ, बाय बाय। मिहिर ने कॉल कट किया और अपने काम के लिए निकल गया।
ऑफिस पहुंचने के बाद उसने देखा कि एक नई लड़की ने जॉब ज्वाइन की है। मिहिर ने जब पहली बार नेहा को देखा, वो तभी उसे पसंद आ गई थी। धीरे धीरे मिहिर और नेहा के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। अब वो दोनों साथ ही काम करते, लंच करते। मिहिर घर जाते जाते नेहा को भी अपने बाइक से उसके घर पे ड्रॉप करता। देखते ही देखते नेहा भी मिहिर को पसंद करने लगी थी, लेकिन दोनों ही अपने मन की बात एक दूसरे को नहीं बता रहे थे। एक दिन मिहिर ने तय किया कि वो नेहा को प्रपोज करेगा। बाद में जो होगा देखा जाएगा। नेहा, मैं बहुत दिनों से ना तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। आई डोंट नो तुम कैसे रिएक्ट करोगी, बट मुझे लगता है कि अब कह देना चाहिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नेहा ने सर हाँ में हिलाते हुए कहा, मुझे लगा था कि शायद अब बूढ़े होने तक मुझे तुम्हारे प्रपोजल का वेट करना होगा। दोनों ने मुंबई में ही शादी कर ली। मिहिर ने गांव में कॉल करके अपने परिवार को ये खुशखबरी दी। अरे हम सब बहुत खुश हैं बेटा, बहुत खुश हैं। बस तुम दोनों अपना ख्याल रखना। और हाँ, अरे बहू को जल्दी गांव से लेकर आ। अब हमसे भी तो मिलवाएगा कि नहीं मिलवाएगा, क्यों? हाँ बाबूजी, जैसे ही हम दोनों को छुट्टी मिलती है हम वापस आ जाएंगे, ठीक है? एक दिन जब मिहिर और नेहा सो रहे थे, तब मिहिर को बहुत बुरा सपना आया और वो हड़बड़ाते हुए नींद से जाग गया। उसने देखा कि अभी रात के 3 बजे हैं और नेहा बड़े शांति से सो रही है। उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और चुपचाप सो गया। कुछ हफ्तों बाद मिहिर और नेहा को कुछ दिनों की छुट्टी मिल गई। दोनों ही गांव जाने के लिए निकल गए। मिहिर, मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली मैं आज सबसे मिलूंगी। मैं भी। अरे माँ बाबूजी तो कब से हम दोनों का वेट कर रहे हैं कि आओ बेटा, देखे तो सही कैसी बहुरिया लाए हो। मिहिर और नेहा को बीच रास्ते में ही रात हो गई। ओफो, अगर हम ऐसे ही जाते रहे तो हमें बहुत देर हो जाएगी। एक काम करते हैं, आगे जाकर ना एक बीच का रास्ता है, वहां से जाते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। तभी मिहिर की माँ का कॉल आता है। बेटा, तुम कहाँ हो दोनों? इतनी देर क्यों हो रही है? हेलो हेलो, हाँ माँ, हाँ हम बस पहुंच ही रहे हैं। अरे हेलो, मैं दुद्दू गांव के हाईवे पर हूँ। हाईवे? बेटा वहां से क्यों आए तुम? वहां से मत आओ बेटा, मेरी बात सुनो। कॉल कट जाता है। अरे यार, इस मोबाइल को भी अभी बंद होना था। उस सुनसान हाईवे पर जाते वक्त अचानक चमगादड़ मिहिर की गाड़ी के सामने से बड़ी तेजी से चला गया। मिहिर ने घबराकर जोर से ब्रेक मारा। ये क्या था मिहिर? पता नहीं, हो सकता है कि शायद कोई पंछी होगा। चलो आगे चलते हैं। ऐसा कहकर मिहिर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाकर उन दोनों को एक औरत रोड के साइड में खड़ी हुई दिखाई दी। मिहिर ने गाड़ी रोकी। उसने देखा कि एक औरत लाल रंग के जोड़े में है और घूंघट से अपना चेहरा ढका हुआ है। आप कहाँ जाना चाहती हैं? उस औरत ने सामने की ओर इशारा किया। वो औरत पीछे वाली सीट पर बैठ गई। मिहिर ने गाड़ी शुरू की और थोड़ा आगे जाने के बाद मिहिर ने जब पीछे वाली सीट पर देखा तो वहां कोई नहीं था। मिहिर ने घबराकर जोर से ब्रेक मारा। क्या हुआ मिहिर? जरा आराम से, गाड़ी क्यों रोक दी? नेहा, नेहा, वो औरत जो अभी पीछे गाड़ी में बैठी थी, वो कहां गई? नेहा ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे वाली सीट खाली थी। वो दोनों बहुत डर गए। मिहिर ने बिना वक्त गवाए गाड़ी शुरू की, लेकिन वो औरत उनकी गाड़ी के सामने थी। मिहिर और नेहा गाड़ी के बाहर आए। कौन हो तुम? अचानक से कैसे गाड़ी के अंदर से गायब हो गई और अभी सामने खड़ी हो? कौन हो? मिहिर और कुछ बोल पाता उससे पहले ही उस औरत ने मिहिर की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठा लिया। मिहिर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता रहा। नेहा ने उस औरत को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने नेहा को धक्का दे दिया। नेहा ने उस औरत से कहा, प्लीज प्लीज मेरे पति को छोड़ दो, मत मारो उसे। कम से कम मेरे बच्चे के लिए तो मेरे पति को मत मारो, प्लीज। बच्चे का नाम सुनते ही उस औरत ने नेहा की ओर देखा और मिहिर को छोड़ दिया। नेहा ने देखा कि उस औरत की आंखों से खून के आंसू आ रहे हैं। वो औरत
एक डरावनी आवाज निकालकर रोने लगी और अगले ही पल वहां से गायब हो गई। मिहिर, तुम ठीक तो हो ना मिहिर? हाँ, मैं ठीक हूं नेहा, लेकिन तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो? मुझे भी 2 दिन पहले ही पता चला। मैंने सोचा ये खुशखबरी मैं तुम्हें अपने घर गांव में जाकर दूंगी, माँ बापूजी की खुशी भी दुगनी हो जाएगी। लेकिन ये तो कुछ और ही हो रहा है। ये सब क्या था? कौन थी ये औरत? मुझे भी नहीं पता नेहा, लेकिन अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, तुरंत चलना चाहिए। जल्दी चलो, चलो गाड़ी में बैठो। सुबह की पहली किरण निकल चुकी थी। मिहिर और नेहा गाड़ी में बैठकर अपने गांव जाने के लिए निकल गए। गांव पहुंचकर उन्होंने सारी बात अपने परिवार वालों को बता दी। बेटा, जो तुम्हें औरत मिली थी उसे आज तक कई लोगों ने देखा है। लोग तो कहते हैं कि कई लोगों की वो जान भी ले चुकी है। लेकिन पिताजी, ऐसा क्यों? और वो औरत है कौन? मिहिर के पिता ने बताया, देखो बेटा, कई सालों पहले जब लड़का और लड़की की शादी उनकी छोटी उम्र में ही हो जाती थी ना, तो ऐसी ही प्रथा थी दुद्दू गांव में। और ऐसे ही 2 साल की लड़की की शादी 5 साल के लड़के से तय हुई थी। लेकिन ये बात ना लड़की की माँ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो इस शादी से खुश नहीं थी। उसने अपने घर वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, पूरा जी जान लगा दिया, मगर उसके घर वाले नहीं माने। तो उसने अपने सामने कोई रास्ता ना देखकर वो माँ अपनी बेटी को लेकर अपने घर से भाग गई। अब जिस हाईवे पर वो तुम्हें मिली, उसी हाईवे पर एक गाड़ी से टकराकर उस माँ बेटी की मौत हो गई। और कहते हैं कि तब से उसकी आत्मा उसी हाईवे पर भटक रही है और आने जाने वाले लोगों को दिखाई देती है। लेकिन पिताजी, उसने मुझे छोड़ क्यों दिया? शायद तुम्हारे बच्चे की वजह से। आखिर एक माँ ही तो दूसरे माँ का दर्द समझ सकती है ना बेटा। और नेहा ने जब बच्चे की बात की तो शायद उसके मन में ममता जाग गई हो, और उसने भी अपनी जान तो अपनी बेटी के लिए ही गंवाई है ना, बस। अपने ससुर की बात सुन नेहा के मन में उस औरत के प्रति एक भावना तो जाग उठी थी, लेकिन उस औरत का डर अभी भी नेहा के मन में बना हुआ था। इसीलिए शायद वापस मुंबई लौटते वक्त वो उस रास्ते से नहीं गई।